एनसीएफ 2005 कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, ब्लूप्रिंट, यानी कि मापन व मूल्यांकन और फिर ब्लूप्रिंट। देखिए मित्रों, मापन या फिर मूल्यांकन से मतलब जो है ना, यहाँ पे लिया जा रहा है मानसिक मापन से। किससे लिया जा रहा है मित्रों, मानसिक मापन से यहाँ पर मतलब है। किससे, मानसिक मापन से। तो मापन से हमारा तात्पर्य मानसिक मापन से लिया गया है। नॉर्मली अगर हम बात करें तो मापन मूल्यांकन का ही एक अंग माना जाता है मित्रों। मापन क्या माना जाता है, मूल्यांकन का ही एक क्या है, अंग माना जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं मूल्यांकन के लिए मापन आवश्यक माना जाता है। बहुत सारी परिभाषाएं भी दी गई हैं इसके लिए। जैसे एक परिभाषा है दोस्तों, एक क्लासमेयर और एक गुडविन का नाम आपने सुना होगा। हालांकि ये परिभाषा मैं आपको लास्ट में और बताऊंगा, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो उन्होंने कहा है कि शैक्षिक मापन विद्यार्थी अधिगम शिक्षण प्रभावशीलता का किसी अन्य कोई दूसरी शैक्षिक पक्ष है ना, उसकी मात्रा या फिर उसके विस्तार या फिर उसकी कोटि को निर्धारित करने से संबंधित है। ऐसा कहा है मापन के बारे में। एक है कोलिंगर ने दोस्तों मापन के बारे में कहा है कि मापन नियम के अनुसार वस्तुओं या घटनाओं को संख्या प्रदान करता है। बस ये मापन हो गया। तो मित्रों डिस्कस करते हैं मापन मूल्यांकन के बारे में। मूल्यांकन का अर्थ होता है दोस्तों निर्णय लेना। मूल्यांकन का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, निर्णय लेना। ये पता लगाना कि कोई वस्तु मात्रा में कितनी अधिक या कितनी कमी है, या फिर उसमें कितना कम है, कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है। ये बात हर प्रकार के मूल्यांकन से संबंधित कही जा सकती है दोस्तों। चाहे आप गेहूं का एक बोरा तोल रहे हो या फिर कक्षा में बालकों की योग्यता का मूल्यांकन आप लोग कर रहे हो, तो गेहूं के बोरे को तो आप क्विंटल में या फिर किलोग्राम में तोल सकते हो, बट योग्यता का मापन करने के लिए मित्रों एक परीक्षण के जो अंक प्राप्त होते हैं ना, उनकी ओर आपको देखने को पड़ेगा। तो जो मार्कशीट में अंक आएंगे उनको देखने को पड़ेगा आपको, ठीक है। वो होता है मूल्यांकन। अब मूल्यांकन के दो पहलू होते हैं, मैंने आपको बता दिया है। एक तो आप गेहूं का बोरा तोल सकते हो, एक विद्यार्थी का मापन करने के लिए उसकी मानसिक क्षमता देख सकते हो आप। ऐसे मूल्यांकन होता है। अब मैं बात करता हूँ, मूल्यांकन एक शैक्षिक प्रक्रिया है मित्रों। मूल्यांकन एक शैक्षिक प्रक्रिया है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो मूल्यांकन का अर्थ मूल्य निर्धारण करने से है। यानी कि कह सकते हैं ओवरऑल सीखने के अनुभव से बालक में जो व्यवहारगत परिवर्तन आए हैं ना, उनका परीक्षण करना, उनका निर्णय लेना और लास्ट में निष्कर्ष निकालना ही मित्रों क्या है, मूल्यांकन है। मूल्य प्लस अंकन, निष्कर्ष निकालना, मूल्य का निष्कर्ष निकालना, मूल्य प्लस अंकन क्या हो गया मित्रों, मूल्यांकन हो गया। थॉर्नडाइक एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने कहा है कि जिस वस्तु का भी अस्तित्व है उसका किसी न किसी मात्रा में अस्तित्व होता ही होता है, और जो कुछ भी किसी मात्रा में उपस्थित है उसको मापा जा सकता है, ऐसा माना जाता है। थॉर्नडाइक के अकॉर्डिंग हम किसी को भी माप सकते हैं, कैसे भी माप सकते हैं। इस जगत में जो भी चीज़ें हैं उनको मापा जा सकता है, ऐसा कहते हैं थॉर्नडाइक महोदय, ठीक है। कोठारी कमीशन के अनुसार भी दोस्तों एक परिभाषा आई मूल्यांकन को लेकर के। कोठारी कमीशन कहता है कि मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है। मूल्यांकन को कोठारी कमीशन ने क्या माना है मित्रों, क्रमिक प्रक्रिया माना है, जो कि संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अंग है, जो शिक्षा के उद्देश्यों से एक घनिष्ठ रूप से संबंधित है, ऐसा कहा है कोठारी कमीशन ने। अब हम बात करते हैं आगे। देखिए, मूल्यांकन शैक्षिक प्रक्रिया का अंग होने के कारण सतत समग्र मूल्यांकन कहा जा सकता है। इसको सतत और समग्र मूल्यांकन आप कह सकते हो। इसको मूल्यांकन उन परिस्थितियों में किया जाता है जब ये निर्णय लेना हो कि बालक को अगली कक्षा में भेजा जाएगा या फिर नहीं भेजा जाएगा, ये बात करता है मूल्यांकन। हम बात करते हैं आगे मापन की। मित्रों मापन के बारे में देखिए, इसके पहले मैं आपको और बता दूं, मूल्यांकन की भूमिका अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में मूल्यांकन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नए उद्देश्य जो होते हैं मित्रों उनको तय करने में, अधिगम अनुभव प्रस्तुत करने में और विद्यार्थियों की जो संप्राप्ति है उसकी जांच करने में मूल्यांकन अधिगम काफ़ी योगदान देता है दोस्तों। इसके अतिरिक्त अगर मैं आपसे बात करूं तो शिक्षण और जो पाठ्य विवरण सुधारने के अंदर इनकी जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो भी होती है। जैसे शिक्षण के बारे में हम बात करें, शिक्षण के बारे में मैं बात करूं आपसे तो शिक्षण होता है दोस्तों, मूल्यांकन से शिक्षण विधियां, शिक्षण तकनीक आदि कितनी प्रभावित हुई हैं ये पता लग सकता है। इससे जो अध्यापक होते हैं उसको अध्यापन को अपने सीखने के बारे में पता लगाया जा सकता है, अध्येताओं को अपने सीखने के बारे में पता लगाया जा सकता है। यहाँ पे पाठ्यचर्या की अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करूँ तो मूल्यांकन की सहायता से पाठ्य पुस्तकों और जो विषय सामग्री है उनको सुधारा जा सकता है। दोस्तों मूल्यांकन की सहायता से समाज के बारे में बात करें अपन तो समाज भी एक पहलू होता है। समाज से मैं बात करूँ आपसे तो मूल्यांकन से बाजरे की मांग का
मांग और जो आवश्यकता होती है उसके अनुरूप समाज के प्रति उत्तरदायित्व का हिसाब पता चलता है। अभिभावक के लिए हम देखें मूल्यांकन को दर्ज करके, तो मूल्यांकन के द्वारा अभिभावकों को अपने बच्चों के प्रगति का विवरण स्पष्ट रूप से मिलता है। ये सब चीज़ें हैं, तो लाभ ही लाभ है चारों तरफ मूल्यांकन से। मूल्यांकन के बिना हम किसी चीज़ का आकलन नहीं कर सकते मित्रों। चलो तो अब मापन की बात करते हैं। देखो फर्क आपने समझ लिया, मूल्यांकन क्या होता है पूरा डिस्कस कर लिया। अब देखो आप मापन। मित्रों मापन वैसे बेसिकली कुछ क्षेत्र होते हैं मापन के, जैसे बुद्धि परीक्षण हो गया, अभिक्षमता का परीक्षण हो गया, रुचि परीक्षण हो गया, व्यक्तित्व परीक्षण हो गया, उपलब्धि परीक्षण हो गया, ये सारे होते हैं। मूल्यांकन से मतलब क्या है यहाँ पे ये समझिए, उनको तो हम देख लेंगे डिटेल से। देखो ये पता लगाना कि कोई वस्तु मात्रा में कितनी है, कम है या ज़्यादा है, कितनी बड़ी है या छोटी है, इस बात पर हर प्रकार के मूल्यांकन से संबंधित कही जा सकती है। अब वही बात आ गई, चाहे आप गेहूं का एक बोरा तोल रहे हो या फिर कक्षा में बालकों की योग्यता का मूल्यांकन कर रहे हो। अगर आप गेहूं के बोरे को तोल रहे हैं तो क्विंटल में तोल सकते हो, किलोग्राम में तोल सकते हो, केजी में तोल सकते हो, बट कोई योग्यता का मूल्यांकन आप कर रहे हैं तो उसके लिए एक परीक्षण के अंदर जो प्राप्त अंक हैं उनको आपको देखना पड़ेगा। चलो तो देखिए, जब बालक को अगली कक्षा में भेजा जाता है तो कुछ अंकित गणनाओं का सहारा लेकर के निर्णय लिया जाता है, वही मापन होता है। मापन मूल्यांकन का अंग होता है मित्रों, शैक्षिक प्रक्रिया का अंग है मापन मूल्यांकन। मापन मूल्यांकन किसका अंग है? शैक्षिक प्रक्रिया का अंग है। इस चीज को आप अच्छे से याद रखोगे। मूल्यांकन व मापन के अंतर देखिए, मूल्यांकन और मापन में जो मित्रों अंतर किया गया है ना, वो काफ़ी अहम है, इम्पोर्टेंट है। बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। मूल्यांकन शैक्षिक प्रक्रिया का अंग है मित्रों। मूल्यांकन मूल्यांकन क्या है? शैक्षिक प्रक्रिया का अंग है। वहीं पर मापन मापन मूल्यांकन का अंग है। मूल्यांकन तो शैक्षिक प्रक्रिया का अंग है, लेकिन मापन दोस्तों मूल्यांकन का अंग है। ये मैंने आपको पहले बता दिया। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2। मूल्यांकन बहुपक्षीय होता है दोस्तों, कई पक्षों में मूल्यांकन हो सकता है, लेकिन दोस्तों मापन एक ही पक्ष का होता है। मापन एक ही पक्ष में किया जा सकता है, मूल्यांकन बहुपक्षीय होता है। मूल्यांकन व्यापक अवधारणा के रूप में काम करता है, मापन संकुचित अवधारणा के रूप में काम करता है। मूल्यांकन बहुत सारी चीज़ों का होता है, मैंने आपको अलग अलग बता दिया है। मापन आप कैसे कर सकते हैं ये भी मैंने डिस्कस कर दिया है। मूल्यांकन सतत प्रक्रिया है मित्रों, मापन एक विशेष प्रक्रिया होती है। ये पॉइंट हमें याद करने, ओवरऑल बात यही है। यहाँ पे रटो चाहे कैसे भी करो, बट इनको याद करो आप। आगे देखिए, मूल्यांकन सतत प्रक्रिया है, ये एक विशेष प्रक्रिया होती है। गुणात्मक प्लस संख्यात्मक होता है मित्रों मापन। मूल्यांकन क्या होता है? गुणात्मक और संख्यात्मक होता है, और ये केवल संख्यात्मक होता है। मापन केवल संख्यात्मक होता है मित्रों। चलो तो ये तो हो गया इन दोनों में अंतर। अब हम बात करते हैं मूल्यांकन की विशेषताओं के बारे में। तो देखिए मित्रों, मूल्यांकन की विशेषताएं मित्रों यहाँ पर हम बात करते हैं। देखिए, वैधता, व्यापकता, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, विभेदकारिता, निदानात्मकता और परीक्षण लेने में सरलता, ये मापन की विशेषताएं हैं दोस्तों। यहाँ पे समझ गए? मापन की क्या है? ये विशेषताएं हैं। तो मित्रों मैं अगर यहाँ पे बात करूँ वैधता के बारे में, दोस्तों वैधता का अर्थ होता है मूल्यांकन की वो मात्रा जहाँ उसकी शुद्धता, उसकी योग्यता और उसकी विशेषता, इन सब का मापन हो, इन सब तथ्यों का मापन करता हो, जिसके लिए उसकी रचना की गई हो। मूल्यांकन की वैधता के निर्धारण करने के लिए कसौटी का चुनाव करना होता है। कोई भी मूल्यांकन तथ्य तभी वैध माना जाएगा दोस्तों जब वो विश्वसनीय भी होगा। यदि उसको विश्वसनीयता उसकी शून्य है, 0 है, तो उसे किसी भी अन्य परीक्षण से सहसंबंधित नहीं किया जाएगा। इसको कहते हैं वैधता। मैं यहाँ पे बात करता हूँ आपसे व्यापकता की। मित्रों व्यापकता तो एक बहुत ही आप समझ सकते हो व्यापक रूप में काम करता है। यहाँ पे मैं बात करता हूँ आपसे विश्वसनीयता की। देखो मित्रों, विश्वसनीयता परीक्षण का वो गुण माना जाता है जिसके कारण हम परीक्षण में विश्वास करते हैं, और विश्वास इसलिए करते हैं क्योंकि वो जो तथ्य होते हैं वो तथ्य उसी तथ्य का समानता से मापन करती है, जिसके माप हेतु वो परीक्षण निर्मित किया गया है, वो परीक्षण बनाया गया है। भाई अभी कोरोना वैक्सीन बनाई गई है, कोरोना के लिए अब आप मानो एक किट बनाया गया कि कोरोना की जांच कैसे होगी, तो हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं तब हम लोग जांच कराते हैं। वो वाली बात आ गई विश्वसनीयता में। ठीक है, एक बात आती है मित्रों, यहाँ पर परीक्षण लेने में सरलता होती है। मूल्यांकन से आप सब जानते हो, किसी भी चीज़ का परीक्षण लेते हैं हम सरलता से ले सकते हैं। निदानात्मकता, इससे कई चीज़ों का निदान होता है, कई रिजल्ट्स हमारे सामने निकल करके आते हैं। फेल हो रहा है तो क्यों हो रहा है उसका निदान किया जा सकता है। विभेदकारिता भी पाई जाती है और वस्तुनिष्ठता भी इसमें मूल्यांकन की विशेषताएं होती है। ठीक है,
पक्षपात रहित होता है दोस्तों, ये मूल्यांकन पक्षपात रहित होता है, आपको पता है ना। सभी छात्रों के लिए मूल्यांकन पक्षपात रहित होना चाहिए। मूल्यांकन की स्पष्टता बनाए रखने के लिए छात्रों को ये ज्ञात होना आवश्यक है कि मूल्यांकन किस प्रकार किया जा रहा है, तभी तो दोस्त मूल्यांकन के लिए तत्पर होंगे। मूल्यांकन देने के लिए, अपना मूल्यांकन करवाने के लिए हम जांच करवाने जाते हैं हॉस्पिटल में, वही बात आ गई, मूल्यांकन भी वही बात है कि हमें पता होना चाहिए हम क्यों करवा रहे हैं जांच, ऐसे थोड़ी ना जांच करवा लेंगे। तो मूल्यांकन में प्रयोग होने वाली सामग्री, परीक्षा का रूप, रचना, परीक्षा की अवधि, टाइम का पता होना चाहिए और कोर्स के प्रत्येक अवयव आदि की जानकारी विद्यार्थियों को होनी चाहिए, तब तो कोई सेंस निकलेगा मूल्यांकन का। आगे देखिए, बी.एस. ब्लूम का तो नाम सुना होगा आपने। तो मित्रों, बी.एस. ब्लूम के अनुसार मूल्यांकन के 3 पक्ष बताए गए हैं। बी.एस. ब्लूम ने मूल्यांकन के कितने पक्ष बताए दोस्तों? 3 पक्ष बताए। देखिए, एक तो ज्ञानात्मक बताया, 1956 में बताया। भावात्मक बताया, भावात्मक की अगर हम बात करें तो एक कीर्थवाल और मशीहा नामक मनोवैज्ञानिक हुए, उन्होंने 1964 में बताया। क्रियात्मक सिम्पसन ने 1969 के अंदर। तो इन तीनों को आप याद करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, ठीक है। चलो, 3 है ब्लूम के अनुसार मूल्यांकन के पक्ष, इनको याद कर लीजिए आप। चलिए आगे देखते हैं अब ब्लूप्रिंट यानी कि नील पत्र। देखिए मित्रों, जब एक शिक्षक मूल्यांकन परीक्षा आयोजित करना चाहता है, इससे पहले उसे एक रूप में रेखा बनानी पड़ती है, उसे ही नील पत्र कहा जाता है मित्रों, ठीक है ना। उसको क्या कहते हैं? उसी को मित्रों नील पत्र कहा जाता है। अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करता हूँ नोट करने की, तो नोट करने की बात यह है, अंक निर्धारण के लिए आधार पर क्रम दिए गए हैं, कौशल्स के अकॉर्डिंग। अंक निर्धारण के आधार पर क्रम है, नंबर 1 ज्ञानात्मक कौशल, भावात्मक कौशल, क्रियात्मक कौशल और कौशलात्मक कौशल, यानी कि ये न्यूनतम होता है और ये होता है सर्वाधिक। अंक निर्धारण के आधार पर अगर हम बात करें तो ज्ञानात्मक का सर्वाधिक काम में लिया जाता है और कौशलात्मक को सबसे न्यूनतम स्तर पर रखा जाता है। देखिए मित्रों, प्रश्नों का अंक निर्धारण कैसे होता है, आपको सिर्फ याद रखना है। यहाँ पर प्रश्न इसी प्रकार से आएगा, अंक निर्धारण करने का आधार क्रम कौन सा नहीं है, तो ज्ञानात्मक दे देगा, भावात्मक, क्रियात्मक दे देगा और एक बाकी अलग दे देगा, कौशलात्मक को हटा देगा। आपको वो आंसर करना है वहाँ पे, सिर्फ आपको 4 नाम याद करने हैं यहाँ पे, ये याद कर लीजिए। आगे मैं आपसे बात करता हूँ प्रश्नों का अंक निर्धारण। देखिए मित्रों, प्रश्नों का अंक निर्धारण या फिर अंक भार, वस्तुनिष्ठ न्यूनतम, अति लघुत्तरात्मक, लघुत्तरात्मक सर्वाधिक होंगे और निबंधात्मक। प्रश्नों का अंक निर्धारण करने के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न न्यूनतम होंगे और लघुत्तरात्मक प्रश्न ज़्यादा होंगे, सब ज़्यादा, फिर अति लघुत्तरात्मक और निबंधात्मक प्रश्नों का लेवल थोड़ा कम होगा। चलो, इन 4 को भी याद करोगे आप। प्रश्नों का अंक निर्धारण कैसे होता है परीक्षा के अंदर, जानते हो आप सब। भाई पेपर बनता है तो चारों प्रकार के प्रश्न आते हैं ना, वस्तुनिष्ठ भी आते हैं, अति लघुत्तरात्मक भी आते हैं, लघुत्तरात्मक भी आते हैं और निबंधात्मक भी आते हैं। ये बहुत सारे आते हैं, आप यूनिवर्सिटीज़ के एग्जाम में आपने देखा होगा 6-7। चलो, मूल्यांकन के प्रकार के बारे में बात करते हैं। तो मित्रों, मूल्यांकन 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार कैसे? एक तो परिमाणात्मक और एक गुणात्मक। मूल्यांकन 2 टाइप का होता है मित्रों, एक तो परिमाणात्मक और एक गुणात्मक। देखिए दोस्तों, परिमाणात्मक की बात करते हैं। परिमाणात्मक को हम 3 प्रकार से देख सकते हैं। परिमाणात्मक यानी कि लिखित हो सकता है, मौखिक हो सकता है, प्रायोगिक हो सकता है। लिखित परीक्षा होगी, मौखिक परीक्षा होगी और प्रायोगिक परीक्षा होगी, ज्योग्राफी वगैरह की आप जानते हो, साइंस मैथ्स वगैरह में, तो वो वाली परिमाणात्मक क्या आते हैं। दोस्तों, गुणात्मक की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ आपसे, तो गुणात्मक के अंदर जांच सूची, साक्षात्कार, व्यक्ति अध्ययन, राइटिंग स्केल और अवलोकन, ये गुणात्मक प्रकार हैं आपके सामने मूल्यांकन के। गुणात्मक, जांच की सूची, साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू, व्यक्ति का अध्ययन कैसे हो रहा है, राइटिंग स्केल और अवलोकन, ये 5 हैं, इनको याद कर लीजिए आप लोग। प्रश्न कैसे बनेगा आपके दिमाग में, तो ये आ रहा होगा, मैंने प्रश्न बना दिया है। निम्न में से कौन सी परिमाणात्मक विधि नहीं है? कौन सी नहीं है परिमाणात्मक? मौखिक, लिखित, मौखिक और प्रायोगिक तीनों तो हैं, साक्षात्कार नहीं है ना मित्रों। अब देखो, आप यहाँ पे ऊपर चलो, साक्षात्कार आती है अपने गुणात्मक के अंदर, लिखित, मौखिक और प्रायोगिक आती है परिमाणात्मक में। परिमाणात्मक में नहीं है पूछा था, यहाँ से ऐड कर दिया एक, इस तरह से प्रश्न बनते हैं। इसमें से ये ऐड कर सकता है, ये ऐड कर सकता है, ये कर सकता है, प्रश्न को घुमा सकता है। घुमा कैसे सकता है? मैंने परिमाणात्मक का प्रश्न बनाया, लेकिन गुणात्मक भी पूछ सकता है। गुणात्मक में निम्न में से कौन सी विधि नहीं आएगी?
तो 3 तो इधर दे देगा, 1 इधर की दे देगा, या फिर 3 इधर की दे देगा, 1 यहाँ पे दे देगा, कोई भी दे सकता है आपके सामने। 5 है, कैसे प्रश्न बन सकता है, किसी भी तरह से प्रश्न बन सकता है। तो मित्रों ये होता है क्या, मूल्यांकन के प्रकार बता दिए मैंने आपको, ब्लूप्रिंट के बारे में हमने देख लिया।